10th, this is first lesson of civics, power sharing. So, before starting the chapter, I'll tell you what is power sharing. Power sharing is a very spirit of democracy. As you can see, the word power sharing, it means to share power. पावर को शेयर करना. अब पावर को शेयर करने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? देखिए, जितनी भी दुनिया में डेमोक्रेसीज हैं, एज यू नो दैट कंट्रीज, हर कंट्री की अपनी एथनिक कंपोजिशन होती है. अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एथनिक कंपोजिशन? एथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है जातीय संरचना. हर देश में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कास्ट के लोग रहते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है. और कुछ मेजॉरिटी होती है उस देश की, कोई लोग माइनॉरिटी में होते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि सब प्रॉपर संतुलन बनाया जाए पावर शेयरिंग का. हर ग्रुप को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जॉब्स में, एजुकेशन में उनको इक्वल राइट्स मिले, पॉलिटिक्स में, और उनको मेजॉरिटी के कंपैरिजन में इक्वल राइट्स मिलने दिया जाना ही पावर शेयरिंग है. अलग अलग ग्रुप्स को किस प्रकार से अलग अलग ग्रुप्स में पावर को शेयर किया जाता है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे. सो हियर वी स्टार्ट विथ टू स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका. बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग. सो फर्स्ट we'll know what is power sharing. Look here, what is power sharing? A technique to reduce the possibility of conflict. Every social group is given share in administration or government and included in decision making. या फिर power sharing is a political arrangement in which different opposing groups all take part in government together. So power sharing क्या होती है? पावर शेयरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसे पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरह से रिड्यूस किया जा सकता है. बिकॉज अलग अलग सोशल ग्रुप के लोगों को पावर को, सोशल ग्रुप के अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के बीच में पावर को शेयर किया जाता है, उन्हें इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, डिसीजन मेकिंग में उनका भी हिस्सा होता है. और इस प्रकार से जो कॉन्फ्लिक्ट एक देश में हो सकता है मेजॉरिटी माइनॉरिटी के बीच में, उसे रिड्यूस करने का काम करती है पावर शेयरिंग. सो एज आई टोल्ड यू कि हम लोग यहाँ पर दो देशों के बारे में पढ़ेंगे, दो देशों का एग्जाम्पल लेंगे कि कैसे उन देशों में पावर को शेयर किया गया, और साथ ही साथ उन देशों की एथनिक कंपोजिशन क्या थी. सो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम. लुक, बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप. इट हैज़ बॉर्डर्स विद नेदरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस एंड जर्मनी. Its ethnic composition is very complex. Its ethnic composition is very complex. Of the country's total population, 59% lives in the Flemish region and speak Dutch language. Another 40% lives in a Wallonia region and speak French. The remaining 1% of Belgians speak German. In the capital city Brussels, 80% speak फ्रेंच वाइल 20% स्पीक डच. तो हमें यहाँ क्या पता चलता है? एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम मीन्स बेल्जियम की जातीय संरचना के बारे में, उनकी जो कम्युनिटी है, सोसाइटी है, कैसी थी. देखिए, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जो नेदरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस, जर्मनी के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है, और यहाँ की एथनिक कंपोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स थी या है. इस देश की लगभग 59% पॉपुलेशन फ्लेमिश रीजन में रहती है और क्या बोलती है? डच लैंग्वेज बोलती है. इससे पता चलता है कि वहाँ पे मेजॉरिटी कम्युनिटी डच लैंग्वेज बोलती है. वहाँ की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, 59% पीपल जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, वो डच लैंग्वेज बोलते हैं. और जो बाकी 40% लोग हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं. सो यहाँ देख सकते हैं कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो डच लैंग्वेज बोलती है और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है. 40% के आसपास लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं. सो द रिमेनिंग 1% ऑफ बेल्जियन स्पीक जर्मन, और जो 1% बेल्जियम है वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं. अच्छा,
ब्राज़ील्स की बात करें तो यहाँ पे मामला एकदम उल्टा पड़ जाता है। पूरे देश में डच कम्युनिटी, डच भाषा बोलने वाले लोग 59% है, ओके। लेकिन ब्राज़ील्स जो कि कैपिटल सिटी है बेल्जियम की, वहाँ पर डच भाषा बोलने वाले लोग सिर्फ 20% है। मतलब जो मेजॉरिटी है पूरे देश की, वो बेल्जियम की कैपिटल सिटी में आके माइनॉरिटी हो जाती है। समझिए एथनिक कंपोजिशन को। जो पूरे यूरोप, जो पूरे बेल्जियम में जो मेजॉरिटी लैंग्वेज बोलने वाले हैं, मेजॉरिटी कौन है? डच लैंग्वेज बोलने वाले। जो मेजॉरिटी में डच लैंग्वेज बोलने वाले में हैं, वो आके ब्राज़ील्स में माइनॉरिटी हो जाते हैं। और जो पूरे देश में माइनॉरिटी हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, वो ब्राज़ील्स में आके मेजॉरिटी में हैं। तो देखिए ब्राज़ील्स में क्या है, पूरे देश में सिर्फ 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं जो कि वेलेनिया रीजन में रहते हैं, लेकिन ब्राज़ील्स में 80% लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। और पूरे देश में 59% जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते हैं डच लैंग्वेज बोलते हैं, और ब्राज़ील्स में आके 20% रह जाते हैं। सो आगे देखते हैं। So the minority French speaking community was relatively rich and powerful. This was resented by the Dutch speaking community. This led to tension between the two communities during the 1950s and 1960s. The tension was more severe in Brazil as the Dutch speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital. So as I told you, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डच स्पीकिंग पीपल जो कि पूरे देश में मेजॉरिटी में थे, वो माइनॉरिटी में हो जाते हैं कैपिटल सिटी ब्राज़ील्स में। अच्छा, तो अब होता क्या है ना, जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो रिलेटिवली रिच और पावरफुल थी, जबकि भले वो 40% थे, माइनॉरिटी में थे, लेकिन फिर भी वो पावरफुल थे। और जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उसे इस बात से प्रॉब्लम थी क्योंकि उनको एजुकेशन और जो डेवलपमेंट का एसेस काफ़ी लेट में मिला, इसलिए उन्होंने इनको जो सुविधाएं मिलती थी उसको इन्होंने अपोज किया, विरोध किया, जिसकी वजह से 1950 से 60 के बीच काफ़ी टेंशन भी हुई, ओके। और सबसे ज़्यादा मेजर टेंशन किधर हुई? ब्राज़ील्स में। एज आई टोल्ड यू कि ब्राज़ील्स में जो पूरे देश में मेजॉरिटी में थे वो ब्राज़ील्स में आके माइनॉरिटी में थे, और पूरे देश में जो माइनॉरिटी में थे वो ब्राज़ील्स में आके मेजॉरिटी में थे। और ब्राज़ील्स क्या है? बेल्जियम की कैपिटल है। सो एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। नाउ विल रीड अबाउट श्रीलंका। अब इनकी देखिए एथनिक कंपोजिशन कैसी है। एज यू नो दैट श्रीलंका एन आइलैंड नेशन is just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu and has a diverse population. The major social groups are the Sinhala speakers, constituting 74% of the population, and the Tamil speakers, constituting 18% of the population. तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है 18% पॉपुलेशन कौन? तमिल स्पीकर्स हैं, और मेजॉरिटी में है 74% लोग जो कि सिंहाला लैंग्वेज बोलते हैं। श्रीलंका की बात कर रहे हैं जो कि एक आइलैंड नेशन है, आप जानते हो। तमिलनाडु सदर्न कोस्ट में तमिलनाडु के थोड़ी सी कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक आइलैंड पड़ता है जो पाक स्टेट से होकर आप जानते होंगे। सो 74% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वहाँ पर सिंहाला स्पीकर्स हैं, और तमिल स्पीकर्स हैं 18%। अब यहाँ पे देखिए तमिल स्पीकर्स भी दो भागों में बटे हुए हैं, दो सब ग्रुप्स हैं तमिल स्पीकर्स में। एक श्रीलंकन तमिल्स, द तमिल स्पीकर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप्स। श्रीलंकन तमिल्स 13% which consist of Tamil natives of the country, and Indian Tamils 5% which consist of people whose forefathers came from India as plantation workers during colonial period. तो श्रीलंकन तमिल्स देखिए 18% तमिल्स में भी बंटवारा है, उनमें से 13% तो श्रीलंका के नेटिव्स हैं, वहीं के रहने वाले हैं, और 5% इंडियन तमिल्स हैं जो प्लांटेशन पीरियड के दौरान जिनके फादर्स, जिनके पूर्वज अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ लाए गए थे, तो वो यहीं पे बस गए, इसलिए 5% इंडियन तमिल आपको मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ द सिंहाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स। तो बताया जा रहा है जितने भी सिंहाला स्पीकिंग हैं वो अधिकतर बुद्धिस्ट हैं, और बाकी जो तमिल्स हैं हिंदूज हैं या तो मुस्लिम हैं। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन who
कैन स्पीक बोथ सिंहाला और तमिल, और 7% इनमें से क्रिश्चियन हैं जो सिंहाला और तमिल दोनों बोल लेते हैं। तो अब किस प्रकार से पावर शेयर किया गया श्रीलंका में? अरे भैया, शेयर ही नहीं किया गया, क्योंकि मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, यहाँ पे लिखा है मेजॉरिटेरियनिज्म। इस टर्म का मतलब क्या है? इसका मतलब है मेजॉरिटी का रूल। तो इन्होंने क्या किया, पावर शेयर ना करके जो वहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी थी सब कुछ उसी के हाथ में दे दिया और माइनॉरिटी को पूरी तरह से साइड लगा दिया। देखिए क्या किया। In 1948, the democratically elected government of Sri Lanka adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. ओके तो 1948 में क्या किया गया, जो डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट इलेक्ट होके आई श्रीलंका की, उसने क्या किया, मेजॉरिटेरियन मेजर्स अपनाए, मतलब मेजॉरिटी के लिए ही उसने सब कुछ काम करना शुरू किया और सिंहाला सुप्रीमेसी स्थापित करने की कोशिश की। 1956 में एक एक्ट पास किया गया टू रिकॉग्नाइज सिंहाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। अब सोचिए, देश में तमिल्स भी रह रहे हैं और वो उन्होंने बचपन से जो लैंग्वेज बोली, सडनली आप उनसे कह दो आपकी लैंग्वेज नहीं चलेगी, ठीक है, तो उन्होंने कितना उसका विरोध किया होगा, अपोज किया होगा। तो 1956 में एक ऐसा एक्ट लाए ये लोग, ये गवर्नमेंट एक ऐसा एक्ट लाई, हालांकि ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, लेकिन फिर भी इन्होंने सारे ऐसे काम किए जो मेजॉरिटेरियन मतलब इन्होंने सारे मेजॉरिटेरियन मेजर्स अपनाए। ओके तो 1956 में क्या हुआ, एक एक्ट पास किया गया जिसमें सिंहाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल policies that favored Sinhala applicants for universities, positions and government jobs। अब गवर्नमेंट ने ऐसे मेजर्स अपनाए, क्या प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, मतलब प्रेफर किया, ऐसी पॉलिसीज बनाई जो सिंहाला एप्लीकेंट्स को फेवर करती थी यूनिवर्सिटी में जॉब के लिए या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसमें सिर्फ सिंहाला को सेंटर में रख के सारा काम, सारी पॉलिसीज़ बनाई जाती थी और पूरी तरह से उन्हीं को फेवर किया जाता था, बाकी किसी भी कम्युनिटी के बारे में नहीं सोचा जाता था। ऑल दिस गवर्नमेंट पॉलिसीज मेड द श्रीलंकन तमिल्स feel that none of the major political parties led by Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their language and culture। अच्छा, ये जो पॉलिसीज़ बनी, जो श्रीलंकन तमिल्स को ऐसा लगने लगा कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो किसी बुद्धिस्ट सिंहाला लीडर के द्वारा लेड की जा रही है, मतलब जिसका लीडर कोई बुद्धिस्ट हो, सिंहाला लीडर हो, तो कोई भी ऐसी पार्टी उनकी लैंग्वेज के प्रति और उनके कल्चर के प्रति सेंसिटिव नहीं है, नहीं हो सकती, ठीक है। उनको ऐसा लगने लगा कि कोई भी ऐसी पार्टी जो बुद्धिस्ट या सिंहाला स्पीकर्स के द्वारा लीड की जा रही है, तो ऐसे लोग हमारे कल्चर को क्या समझेंगे। So they also felt that constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their demands। उन्हें ऐसा लगा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है वो उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं देना चाहती या नहीं दे रही है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जॉब्स में, और जो हो ही रहा था उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही थी, उनकी डिमांड्स को इग्नोर किया जा रहा था। The Sri Lankan Tamils launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language। तो इन्होंने क्या किया, श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया, इन्होंने विरोध किया और अपनी आवाज़ उठाई, पार्टीज फॉर्म की, स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, अपनी ऑफिशियल और अपनी जो तमिल लैंग्वेज है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की उन्होंने डिमांड करी फॉर द पर्पज़ ऑफ द रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। इन्होंने क्या डिमांड करी कि इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले जॉब्स में, इनको एजुकेशन का एक्सेस हो, एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इनके लिए रिजर्व सीट्स हों। ओके सो बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम। सो यहाँ बात हो रही है तमिल एलम क्या है। बाय 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम। तमिल एलम मीन्स अलग तमिल नेशन की डिमांड। अब देखिए इनकी जो मेजॉरिटेरियनिज्म था, अब जो ये मेजॉरिटी का रूल स्थापित उन्होंने किया वो
इनको किस हालात में लेके आ गई कि तमिल जो लोगों ने जो स्ट्रगल किया, इनके खिलाफ विरोध किया, और अंत में उन्होंने क्या मांग की, उन्होंने कई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए और उन्होंने इंडिपेंडेंट तमिल नेशन की मांग की। अब इनका देश टूटने की कगार पे आ गया। ओके, तो इतना सब कुछ विरोध हुआ। तमिल एलम, मैंने आपको समझ में आया होगा, तमिल एलम मीन्स तमिल लोगों ने 1980 में क्या किया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की और अलग तमिल नेशन की मांग की कि भाई हम लोगों के लिए अलग एक तमिल नेशन दीजिए, अपने देश को, अपने देश में से बंटवारा कीजिए हमारे लिए और अलग नेशन बनाइए। ओके, दैट इज कॉल्ड तमिल एलम। तमिल एलम, तमिल राष्ट्र। ओके, उन्होंने तमिल राष्ट्र की डिमांड की थी। सो अकोमोडेशन इन बेल्जियम, तो अब इसका मतलब देखिए, अब बेल्जियम में क्या हो रहा था, अब कंपेयर कर रहे हैं। श्रीलंका ने क्या किया, मेजॉरिटी का रूल स्थापित करने की कोशिश की और माइनॉरिटी के हितों को नहीं देखा। लेकिन कंपेयर करोगे बेल्जियम से, देखिए बेल्जियम ने क्या किया, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बिटवीन 1970 एंड 1993 द बेल्जियंस leaders recognizing the existence of regional differences and cultural diversities amended the constitution 4 times to work out an arrangement that would enable everyone to peacefully coexist। अब बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने जो बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने पहचाना रीजनल डिफरेंसेस को, जो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ थी, जो भिन्नता थी उनके देश में, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर के जो लोग रहते थे, उनको उनको उनके कल्चर को सम्मान दिया। इस चीज़ को उन्होंने समझा और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाए। 4 बार उन्होंने अमेंडमेंट किया, 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किया और एक ऐसा प्रॉपर अरेंजमेंट बनाया जिससे सभी लोग एक साथ शांतिपूर्वक उस देश में रह सकें। सो उन्होंने क्या किया, द फॉलोइंग फीचर्स वर हाईलाइटेड बेल्जियन मॉडल। तो क्या था ये बेल्जियन मॉडल, इक्वल नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अब देखिए पूरे देश में मेजॉरिटी डच स्पीकिंग की थी, फिर भी मेजॉरिटी की गवर्नमेंट नहीं बनी। गवर्नमेंट में उन्होंने फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स की संख्या सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबर रखी। ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए फ्रेंच और डच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनकी संख्या उन्होंने बराबर रखी। दूसरी चीज क्या की, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट्स वर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए उन्होंने क्या किया, कई मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कई ताकत थी वो स्टेट गवर्नमेंट को भी दी गई। स्टेट गवर्नमेंट जो है ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट थी, वो स्वतंत्र थी। देखिए फेडरल स्ट्रक्चर भारत में भी है, भारत में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आई रिपीट, भारत में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ओके, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। जैसे देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, ठीक है, ग्राम पंचायत लेवल पे होती है, ठीक है, और सबके पास अपने राइट्स होते हैं। ठीक है, यू कैन रीड इट इन योर बुक ऑल्सो। देखिए तो जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन पूरी तरह से नहीं थी। सो ब्राजील्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट वेयर बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब ब्राजील्स देखिए कैपिटल सिटी की बात है जहाँ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल मेजॉरिटी में थे, डच स्पीकिंग पीपल माइनॉरिटी में थे। तो उन्होंने क्या किया, जब फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने पूरे देश में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मतलब इक्वल राइट्स दिए फ्रेंच स्पीकिंग को, डच स्पीकिंग पूरे देश में क्या थे, मेजॉरिटी में थे, फिर भी उन्होंने स्वीकार किया फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो कि माइनॉरिटी में थे उनको इक्वल राइट्स दिए, उनको पूरा बराबर डिसीजन मेकिंग में बराबर हक दिया। तो उन्होंने ब्राजील्स में जब आए तो ब्राजील्स में यही किया गया फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के द्वारा। उन्होंने भी दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दोनों कम्युनिटीज़ को दिया गया। ठीक है, ब्राजील्स हैज सेपरेट गवर्नमेंट, ब्राजील्स की एक अलग से गवर्नमेंट बनी जहां पर बोथ कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट वाज आल्सो देयर। उन्होंने एक और थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाई, कौन सी थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो उनसे कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी इशू होता था वो गवर्नमेंट सॉल्व करती थी, लैंग्वेज से रिलेटेड और रिलीजन से रिलेटेड। ओके, सो
अब हम यहाँ देखेंगे वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है? देखिए, पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स which often leads to violence and political instability. This ensures the stability of political order. So, पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी देश में सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, हर कम्युनिटी को इक्वल राइट्स मिले। और कॉन्फ्लिक्ट होगा, इक्वल राइट्स नहीं दोगे तो हो सकता है लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों, वायलेंस हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करने के लिए, डिनाई करने के लिए, इन सब चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है पावर शेयरिंग करी जाए। दिस एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। इससे क्या होता है? पॉलिटिकली देश स्टेबल रहता है, उसमें कोई गृह युद्ध जैसी समस्या नहीं आती, सिविल वॉर नहीं होता। पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। Democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effects। देखिए, पावर शेयरिंग क्या है? मैंने बताया पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी, डेमोक्रेसी क्या होता है? बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। तो उस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को इक्वल राइट्स मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की कह सकते हो एक प्रकार से आत्मा है। ठीक है, तो पावर शेयरिंग क्या होगा? पावर शेयरिंग से उस देश में रहने वाले हर कम्युनिटी, हर सोशल ग्रुप, हर रिलीजन, हर कास्ट का व्यक्ति इक्वल राइट्स के साथ उस देश में रह सकता है। ओके, देखिए आगे। सो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग कितने प्रकार की होती है? पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए, अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग कैसे की जाती है। शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होती है कि भाई लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सबके बीच में सबको पावर शेयर की जाए और चेक्स एंड बैलेंस चलता है। देखिए, भारत में क्या है? लेजिस्लेचर है, उसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं, एग्जीक्यूटिव है, ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है। तो सब क्या करते हैं? अपना अपना काम करते हैं। संसद क्या करती है? पार्लियामेंट क्या करती है? पार्लियामेंट कानून बनाती है। उस कानून की व्याख्या कौन करता है? देखता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा कौन करता है? वो जुडिशरी करती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव उस कानून को लागू कराने का काम करती है। तो देखिए, आप देखोगे हर हिस्से का अपना अपना काम है, हर हिस्से को अपनी अपनी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं और कोई भी हिस्सा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर संसद फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करने की कोशिश करे तो जुडिशरी हमारे फंडामेंटल राइट्स की क्या करती है? रक्षा करती है। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं चेक्स एंड बैलेंस चलता है। अगर एग्जीक्यूटिव सही से कानून का पालन नहीं करा पा रही तो लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, जो उनको ये काम करवाने के लिए बाध्य कर सकती है। ठीक है, तो जो पावर शेयर किया जाता है गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसी को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। तो पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। सच एज जनरल गवर्नमेंट इज कॉल्ड सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। देख भाई, एक यूनियन गवर्नमेंट होता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, फिर उसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, उसके आप देखिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, आफ्टर दैट एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट होती है, विलेज लेवल पे गवर्नमेंट होती है, ठीक है, रीजन लेवल पे होती है। तो आप देखते हो कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैं, उनके अपने अपने काम हैं, उनको अपनी अपनी पावर दी गई है। ठीक है, जैसे आप स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने कुछ राइट्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने राइट्स होते हैं। जैसे आप जानते हो यूनियन लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है। जैसे कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। ठीक है, जैसे आप विदेश मामलों के जो भी अधिकार होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। कुछ टैक्स रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट का अपना बराबर हिस्सा होता है। दैट यू कैन रीड इन योर बुक ऑल्सो। सो पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स।
अब अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर कैसे शेयर की जाती है? दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट and administration to diverse social groups who otherwise would feel alienated from the government. This method is used to give minority community a fair share in power. Community government in Belgium is a good example of this arrangement. देखिए अब सोशल ग्रुप क्या होता है, सोशल ग्रुप के लिए अलग किस प्रकार से पावर शेयरिंग करी जाती है। तो अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटी जिस देश में रहती है, माइनॉरिटी कम्युनिटी को हमेशा एक डर रहता है कि कहीं उनका कल्चर पर हमला ना हो, उनके ट्रेडिशन पे हमला ना हो। तो बहुत ज़रूरी होता है कि उनको इंश्योर किया जाए कि उनका कल्चर सुरक्षित है। तो इसके लिए क्या होता है, कई देशों में, अपने देश में जैसे अल्पसंख्यक आयोग बना है। क्यों बना ये? इसलिए बना ताकि जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी है, उसको एजुकेशन का एक्सेस कराया जा सके, उसको उसके लिए अलग से फंडिंग हो सके, उसके कल्चर के लिए, उसकी ट्रेडिशन के लिए अलग से उन्होंने क्या स्कूल्स खोले जाते हैं, है ना। तो ये सब क्या किया जाता है, ये सब हिस्सा है किस प्रकार से सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को शेयर किया जाता है। बेल्जियम में जैसे आप देख सकते हो कम्युनिटी लेवल पे गवर्नमेंट है, वो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। ताकि देखो ये इसलिए किया जाता है ताकि जो अलग अलग माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो अपने को अलाइनेटेड फील ना करे, गवर्नमेंट से अलग फील ना करे, उसे लगे कि गवर्नमेंट उनके लिए भी काम कर रही है, ठीक है। इसलिए उनको फेयर शेयर दिया जाता है, ठीक है। ओके, आई होप you like this video. If you have any problem, if you have any question, then you can ask at the doubt section. I'll answer you. Okay, please read the book and ask questions. Okay, thank you.